हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं। मैं 2 बजे ही उठा था शाम को, क्योंकि लाइट नहीं आई थी टाइम से, तो इसलिए मैंने शाम को स्टडी नहीं की। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ 2 बजे। तो चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को आज का अपना टारगेट दिखा दूं, तो आप लोग मेरा टारगेट दे सकते हैं, जिसमें मैंने क्लास 1 रीजनिंग का रखा था। तो रीजनिंग में मैं क्लास तीनों कंप्लीट कर चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके साथ मुझे बस इसका रिवीजन रह गया, तो अभी रिवीजन करूंगा। उसके बाद हिस्ट्री के 15 पेज अभी पढ़ने हैं, और उसके बाद पॉलिटी का रिवीजन करना है और एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो मेरा टेस्ट सीरीज में चल रहा था। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो मैं बना रहा था, वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो भी छूट रहे हैं, तो मुझे शॉर्ट नोट्स भी थोड़ा बनाना है। ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, पर थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए। उसके साथ जो मैं पीटी की प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी मेरी छूट रही थी, तो फिर उसे भी करना है। तो ये मेरा आज का टारगेट है, जिसमें मैं क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने तीनों क्लासों में क्या क्या पढ़ा था। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बताया था पिछले दिन मैंने 3 क्लासेस कंप्लीट की थी। तो आज मुझे चौथी क्लास कंप्लीट करनी थी, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी आब्यू कोड से। तो ये आब्यू कोड पढ़ा था, उसके बाद ये था, फिर बाइनरी कोड पढ़ा था। बाइनरी कोडिंग के बाद ही फाइनली मेरा एक और था शर्तानुसार कोड करना। तो इसके बाद मेरा फोर्थ क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मेरा फिफ्थ क्लास में स्टार्ट हुआ था रीजनिंग, जिसमें था ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के होते हैं, एक संकेत की तरह होता है, एक पहली और कूट संबंध। तो इसमें से कुछ सर ने रिलेशन लिखाए थे, जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मी से, मेरे मतलब फादर मदर। तो एक तरफ मेरे जो फादर की तरफ होंगे, उसमें मेरे मेरे एज के बराबर में कौन मिलेगा, हमें चचेरा या फफेरा भाई मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, पैटर्नल कजन में आएंगे। और मदर की तरफ से हमें मेरा या मौसेरा भाई मिलता है, ये मैटरनल कजन में आते हैं। उसके बाद मेरा रिलेशन में नीचे जाएगा, तो चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन की एज में कौन मिलेगा, अगर इधर देखोगे तो हमें भतीजा भतीजी मिलेंगे, इधर देखोगे तो डॉटर मिलेंगे, डॉटर की तरफ से हमें तो भांजा या भांजी मिलेंगे। उसके बाद और नीचे आओगे तो फिर ग्रैंड चाइल्ड में पोता मिलेगा, इधर देखोगे तो नाती धेता या नवासा मिलेगा। सबसे लास्ट में आती है पीढ़ी में परपोता, या इधर देखोगे तो पर नाती मिलेगा। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट किया था, मी से। मी के बाद ऊपर पेरेंट्स माता पिता की एज में देखोगे तो चाचा ताऊ फूफा मिलेंगी, और माता की तरफ देखोगे मैटरनल अंकल में तो मामा मिलेंगे, मौसा मिलेंगे। उसके सॉरी हाँ, मौसा मिलेंगे। आगे है ग्रैंड पेरेंट्स में, इस तरफ तो हमें दादा दादी मिल जाएंगे पिता की तरफ, और माता की तरफ नाना नानी मिलेंगी। उसकी तरफ सबसे ऊपर आता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, तो इधर हमें परदादा मिल जाएंगे, इधर परनाना परनानी। तो ये पूरा 7 पीढ़ी के रिलेशन सर ने बताया था। अगर ये अच्छे से समझ में आते तो रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन है, अच्छे समझने में आसानी हो जाती है। उसके बाद कुछ लिखाए थे, जैसे लिखा था जेठ। तो जेठ किसे कहते हैं, महिला के पति का बड़ा भाई, जिसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। देवर का जो देवर, वो महिला के पति के छोटा भाई, उसे ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। देखो इंग्लिश में अगर तुम कोई भी एग्जाम देते हो, तो सब में तुम्हें इंग्लिश का क्वेश्चन परफेक्ट मिलता है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन से ही हम समझते हैं, भले ही एक बार हिंदी में गलत हो। लेकिन रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ऐसा सब्जेक्ट पड़ जाता, ऐसा हो जाता है कि अगर तुम जितना अच्छा हिंदी में समझ सकते हो, उतना अच्छा इंग्लिश में नहीं। अब जैसे इंग्लिश में लिख के आएगा ब्रदर इन लॉ लिख के आएगा, अब तुम क्या समझोगे कि जेठ है कि देवर है, ये तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ये हिंदी में ही क्लियर होता है। अब इंग्लिश में कुछ कमियां भी दिखती हैं भाई। अब बताओ ब्रदर इन लॉ लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा, जेठ है कि देवर है। आगे देखो साले की पत्नी, तो इससे साले की पत्नी को सरहज, सलहज या सालज भी बोलते हैं। कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है, जैसे हमने सरहज पढ़ा है और कहीं लिखे आ गया सलहज सालज, तो हम समझ नहीं पाते कि रिलेशन दिया किसका गया। तो इसलिए सर ने तीनों नाम लिखा दिए थे। आगे ननद, महिला की पत्नी को कहते हैं। अब ऊपर देखो लिखा है साले की पत्नी, इसे सलज, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ननद को भी इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। अब इंग्लिश में लिखे आ जाए तो क्या समझ में आएगा, साले की पत्नी दी गई है या ननद दी गई, तो ये कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है इंग्लिश में, इसलिए ये हिंदी में अच्छे से समझ में आता है। और आगे था साले की पत्नी, साड़ू ब्रदर इन लॉ। पतोही, पुत्र की पत्नी हो, या इसे बहू कहते हैं, या पुत्र वधू, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ। आगे पोते की पत्नी, पुत्र वधू या नाती की पत्नी। तो ये कुछ सर ने नाम लिखाए थे जो समझने के लिए। तो फाइनली अब 5th क्लास में मेरा कंप्लीट हो गया था, और 6th क्लास में सर ने प्रैक्टिस कराई थी, तो इसलिए 6th क्लास का मैंने कुछ नोट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास बुक्स है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस बुक से कर लूँगा। तो फाइनली मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, तो बस एक बार बुक से इसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे। तो फाइनली जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर चलिए बुक से फिर एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैंने ये जो बुक्स मेरे पास है ये विजय शंकर श्रीवास्तव की है, जो काफ़ी अच्छी बुक है। जैसे संघ एवं राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के लिए, बैंकिंग सेवा कर्मचारी चयन, काफ़ी मतलब कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर इससे रीजनिंग कंप्लीट कर ले तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो छूटे। काफ़ी अच्छी बुक्स दी गई। तो चलिए इसमें फिर हम ब्लड रिलेशन निकालते हैं। फाइनली चलिए फिर इसकी जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। फाइनली अभी मैं अपनी बुक्स की क्वेश्चन का भी रिवीजन कर चुका हूं। तो चलिए फिर इसे बंद करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप लोग इसका आंसर दे सके तो ज़रूर बताना। इसमें दिया गया है, आपके दामाद का आपकी बहू के पति की माँ से क्या रिश्ता होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फिर अब हिस्ट्री के बुक्स को रीड करते हैं। तो मैंने कल 15 पेज पढ़ लिए थे, उसके आगे मुझे पढ़ना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई टारगेट बनाकर स्टडी करते हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारी स्टडी होती है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है उसे हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ाई करते हो तो कुछ चीज़ें पढ़ पाते हो, कुछ छोड़ देते हो कि चलो कल कर लेंगे, लेकिन आपका टारगेट है नहीं मुझे इतना ही कंप्लीट करना है। तो डेली का टारगेट अपने छोटे छोटे रखो जो कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाता है, अगर टारगेट करके हम पढ़ते हैं तो मेरी अच्छी से स्टडी होती है। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। कल 15 पेज तक पढ़ लिया था मैंने, यहाँ तक पढ़ लिया था, मुझे प्रतार के आगे पढ़ना है। तो चलिए फिर इसे रीड करते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं 24 पेज रीड कर चुका हूँ। अभी ये 25वां पेज पढ़ना है और अभी मुझे लगभग 5 पेज और पढ़ने हैं। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ, आप लोग टाइम देख सकते हैं। अभी 4:28 हो चुके हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका और पढ़ना भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। लोगों ने सुना भी होगा कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन आता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है क्या पूरा विदेश से लिया गया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं इतिहास में कुछ चीज़ हमें मिलती हैं। जैसे राष्ट्र का प्रमुख एक राष्ट्रपति होता था, देश और राज्य का एक मुख्यमंत्री होता था। उसके बाद गांव में बटा हुआ था, गांव का एक सभापति होता था। कुछ ऐसे मिल जाएंगे, एक मुखिया गांव का होता था। तो अगर हम ये कहें कि संविधान पूरा हमारा विदेश से लिया गया है तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारी कुछ परंपराएं थीं जिन आधार पर हमने अपने संविधान में रखा है। जैसे मंत्री पहले भी होता था, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति पहले भी होता था। उसके बाद जो सेना के अधिकारी होते थे वो भी होते थे, कर वसूलने के लिए भी अधिकारी होते थे। तो ये सब अधिकारी हमें पहले से भी थे। तो ये नहीं कह सकते कि संविधान पूरा विदेशी है। हमने अपनी कुछ परंपराओं से आधारित भी लिया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड करके। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी मेरे जो कुछ और पेज बाकी हैं रीड करने के लिए, 5 पेज बाकी और हैं, तो जल्दी से इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। यार अभी मैं अपने हिस्ट्री का पोर्शन जो टारगेट था वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो फाइनली मैं 30 पेजों की कंप्लीट टारगेट कर चुका हूँ। आगे 31 पेज पर दिया गया है संस्कृति जीवन। तो इससे आगे फिर पढ़ेंगे कल, तो इसे यहीं पर बंद करते हैं। सो आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं, 5:15 हो रहे हैं, यानी सुबह हो चुकी है। और मुझे नींद सी भी आ रही थी, तो चलिए कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं तो नींद भी नहीं आएगी। अभी मुझे आंसर भी लिखना है और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करनी है। सो आप लोग अभी बाहर देख सकते हैं, सुबह तो हो गई लेकिन अभी इतना साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 5:15-20 हुए हैं। तो अभी मौसम इतना साफ नहीं हुआ है, कुछ अंधेरा सा भी है। तो 2-4 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं स्टडी टेबल पर। और हवा भी अच्छी चल रही है तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी भाग जाएगी। तो चलिए फिर 2 मिनट बाद मिलते हैं स्टडी टेबल पर। चलिए यार अभी मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को टाइम बता दूँ, अभी 5:35 हो रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। तो टाइम काफ़ी हो रहा है, क्योंकि अभी फिर कुछ टाइम देर बाद मुझे उठना भी है, क्योंकि स्कूल भी जाना तो लेट होंगे। तो काफ़ी कुछ अभी मुझे करना है। तो चलिए फटाफट फिर करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं अपना आंसर ही लिखूँगा।
सो फाइनली यार अभी मैं अपने क्वेश्चन का आंसर लिख चुका हूँ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। भारत में शहरी स्थानीय निकायों के लिए किया गया 14वां संविधान संशोधन अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है, इसलिए इसमें सुधारों की आवश्यकता है, पुनः अनुभव की जा रही है, चर्चा कीजिए। तो ये पूरे 250 वर्ड का था, 15 मार्क का। ये मैंने 3 पेजों में कंप्लीट किया। फाइनली आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे भी रखते हैं और अब मुझे बस पीटी की जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था उसे एक बार करनी है, तो फटाफट कर लेते हैं। ये फिर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं पीटी के 30 क्वेश्चन तो नहीं लेकिन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो चलिए अब इसे यहीं बंद करते हैं और टाइम भी आप लोगों को दिखाता हूँ। लगभग काफ़ी हो चुका होगा, 7 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए जज्बे के साथ।